हेलो बच्चों, कैसे हो। सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के मॉडल सेट 2 प्रश्न करेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, मॉडल सेट 1 में हम लोग को एक गलती हो गया था इसमें था कि 30 नंबर का प्रश्न कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो इसको हम फॉलो में पढ़ गए थे और 1951 सही आंसर कर दिए थे, लेकिन वो गलत था क्योंकि स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना हुआ था 1951 में। तो 1951 में ये वाला घटना हुआ था, लेकिन भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, तो इसको सही कर लीजिएगा। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 ईस्वी में की गई थी। इसका आंसर ये वाला होगा। चलिए अब मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मॉडल सेट 2 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 1 नंबर है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी है माल्थस, ऑप्शन डी है गॉटफ्राइड ओकेनवेल। तो अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न 2 नंबर है इसमें कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है सीमित आवश्यकता, ऑप्शन बी है संसाधनों की एकल प्रयोग, ऑप्शन सी है संसाधनों की प्रचुरता, ऑप्शन डी है संसाधनों की दुर्लभता। तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है कि एक तो संसाधनों की कमी होती है और दूसरा नंबर हमारी आवश्यकता असीमित होती है। तो देखिए इसमें जैसे ए नंबर में सीमित आवश्यकता है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि हमारा आवश्यकता असीमित है। और दूसरा आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि संसाधनों की कमी होती है। तो संसाधनों की दुर्लभता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से कौन से एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ऑप्शन बी है 2021 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, ऑप्शन सी है एक सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, ऑप्शन डी है भारत में बाढ़ से हर वर्ष कोई लोग बेघर हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है वो बताने के लिए बोले हैं। तो देखिए सांख्यिकीय आंकड़ा में कोई ना कोई तो एक आंकड़ा रहेगा कि तो सब में आंकड़ा दिया हुआ है। जैसे इसमें ऑप्शन ए में भी आंकड़ा दिया हुआ कि 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ऑप्शन बी में 100 करोड़ थी, ये भी आंकड़ा है, 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, इसमें आंकड़ा है। लेकिन ऑप्शन डी में कोई आंकड़ा दिया नहीं है कि इसमें खाली दिया है कि हर वर्ष कोई लोग बेघर हो जाते हैं। तो कोई तथ्य नहीं दिया हुआ है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि शब्द स्टैटिस्टिक की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? 4 ऑप्शन मिलता है आपको। ऑप्शन है ए है स्टेटो, ऑप्शन बी है स्टैटिस्टिक, ऑप्शन सी है स्टेटस और ऑप्शन डी है स्टैटिस्टिक्स। सेम है, जो प्रश्न में दिया हुआ है वही वाला है। तो इसमें बोला है कि स्टैटिस्टिक्स शब्दों की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति स्टेटस शब्द से हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर कि डैश सभी समस्या की जड़ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है प्रचुरता, ऑप्शन बी है अभाव, ऑप्शन सी है बहुलता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी समस्या की जड़ किसमें है? मतलब समस्या में किससे उत्पन्न होती है? जब वस्तुओं के अभाव होती है तब, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर कि निम्नलिखित में से एक चर का उदाहरण है। 4 ऑप्शन मिलता है। ए ऑप्शन है एक खास कलम की कीमत, बी ऑप्शन है एक खास लैपटॉप की कीमत, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय आय और डी ऑप्शन है एक बेंच की लंबाई। तो इसमें बोला है कि चर का एक उदाहरण है। तो चर किसे कहा जाता है? जो परिवर्तन होता है, मतलब समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद दे सकते हैं। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसको हम छोड़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? इसमें 4 ऑप्शन मिलता है आपको। ऑप्शन ए है कम खर्च, ऑप्शन बी है कम प्रगणक की आवश्यकता, ऑप्शन सी है कम समय और ऑप्शन डी है इनमें से समय। तो प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? देखिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण से हमें कम तो खर्च होती है, कम प्रगणक की आवश्यकता भी होती है और कम समय में हो जाता है, यानी तीनों इसका सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
अगला प्रश्न इसमें देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है इसमें कि इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। 4 ऑप्शन मिलता है आपको। ऑप्शन ए है सेंसस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन सी है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन डी है श्रम ब्यूरो। तो समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO के द्वारा राष्ट्रीय समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण किया जाता है। यानी इसका आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 9 नंबर है इसमें कि भारत की जनगणना में किस प्रकार से सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित, ऑप्शन बी है साक्षरता, ऑप्शन सी है जनसंख्या का आकार और संरचना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो भारत की जनगणना में किस प्रकार के आंकड़ा संग्रहित किया जाता है? जन्म दर और मृत्यु दर तो किया जाता है, साक्षरता भी किया जाता है, जनसंख्या का आकार और संरचना भी किया जाता है, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 10 नंबर इसमें है कि इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जाता है। 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन ए है ईमेल सर्वेक्षण, ऑप्शन बी है डाक सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है टेलीफोन सर्वेक्षण, ऑप्शन डी है SMS सर्वेक्षण। तो किस विधि के द्वारा उत्तरदाता को प्रभावित किया जाता है इसमें? तो देखिए, अगर ईमेल करेंगे तो ये मैसेज कर देंगे तो इसमें मैसेज पड़ेगा, उसके बाद तो मतलब प्रभावित नहीं हो सकते। डाक सर्वेक्षण में भी नहीं कर सकते, SMS में भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको हम कॉल कर लेंगे टेलीफोन के द्वारा तो इसको हम बातों के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर कि वर्ग सीमा 60 और 80 का मध्य बिंदु है। 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी है 140, ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी है 60। तो 60 और 80 का मध्य बिंदु क्या होता है? तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं कि दोनों संख्या को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें भी उसी तरह करेंगे, 60 + 80 / 2। तो 60 और 80 कितना हो जाएगा? 140 / 2। तो कितना बार कटेगा? 70 बार, यानी 70 इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 किस में? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 12 नंबर है, जब आंकड़े का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन इसको आपको मिलता है। ऑप्शन ए स्थानिक, ऑप्शन बी है गुणात्मक, ऑप्शन सी है कालानुक्रम, ऑप्शन डी है मात्रात्मक। तो समय के अनुसार जब आंकड़ा का वर्गीकरण किया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? कालानुक्रम, मतलब काल के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो चर को कितने वर्ग में विभाजित किया जाता है? चर को 2 वर्ग में विभाजित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि किस वर्ग में सम्मिलित मंदों की किसी वर्ग में सम्मिलित मंदों की संख्या को कहते हैं? 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन ए है मध्य बिंदु, ऑप्शन बी है वर्ग सीमा, ऑप्शन सी है वर्ग अंतराल और ऑप्शन डी है आवृत्ति। तो किसी वर्ग समय, जैसे वर्ग समय दिया रहता है, इधर दिया रहता है आवृत्ति या बारंबारता, तो किसी वर्ग में सम्मिलित मंदों की संख्या क्या कहता है? आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि विभक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। तो देखिए, इस प्रश्न में इस प्रश्न का उत्तर हमें अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा, जैसे सेट 1 और सेट 2, सेट 1 में भी कुछ प्रश्न बाकी है, तो सेट 1 और 2 दोनों का प्रश्न जो बाकी है उसका हम एक बार और एक साथ में वीडियो बना देंगे, जो प्रश्न बाकी है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि अंकगणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन ए काल श्रेणी आरेख, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत श्रेणी आरेख, ऑप्शन सी है वृत्त आरेख, ऑप्शन डी है दंड आरेख। तो अंकगणितीय रेखा चित्र को किस नाम से और जाना जाता है? काल श्रेणी आरेख, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें 17 नंबर है कि बारंबारता बहुभुज किससे उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है आयत चित्र, ऑप्शन बी है दंड आरेख, ऑप्शन सी है वृत्त आरेख, ऑप्शन डी है घटक दंड आरेख। तो बारंबारता बहुभुज किससे उत्पन्न हुई है? जैसे बारंबारता बहुभुज हम लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे इसमें हम लोग आयत जैसा आंकड़ा बनाते हैं, तो बारंबारता बहुभुज यानी आयत से उत्पन्न हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है?
4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है सारणी संख्या, ऑप्शन बी है शीर्षक एवं उपशीर्षक, ऑप्शन डी है अवशीर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो एक अच्छी प्रकार के सारणी हम अगर बनाएंगे तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, एक सारणी संख्या तो होना चाहिए, शीर्षक एवं उपशीर्षक भी देना चाहिए और अवशीर्ष भी देना चाहिए, यानी इसका आंसर इनमें से सभी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर के आंकड़े को, इसमें है आंकड़े को अमूर्तता को कम करने तथा उसे अधिक मूर्त और आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़े को प्रस्तुतिकरण को कौन सी विधि उपयुक्त होगी। 4 ऑप्शन आपको मिलता है इसमें। ऑप्शन ए है सारणी, ऑप्शन बी है पाठ विषयक, ऑप्शन सी है आरेखी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न इसमें 20 नंबर है। इसमें 20 नंबर प्रश्न है कि आंकड़े के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत डैश आता है। 4 ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। ऑप्शन ए है आयत चित्र, ऑप्शन बी है बारंबारता बहुभुज, ऑप्शन सी है दंड आरेख, ऑप्शन डी है त्वरण। तो ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत क्या आता है, बारंबारता बहुभुज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें 21 नंबर है कि मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए ऊनी वस्त्र, ऑप्शन बी है रेशमी वस्त्र, ऑप्शन सी है सूती वस्त्र, ऑप्शन डी है पॉलिस्टर वस्त्र। तो मलमल वस्त्र किससे उत्पन्न होता है, मलमल वस्त्र सूती वस्त्र से उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 22 नंबर है कि धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 4 ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। ऑप्शन ए है फिंडले सिराज, ऑप्शन बी है दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह। तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि निर्यात अतिरिक्त से क्या तात्पर्य है। देखिए इस प्रश्न में भी हम निर्यात अतिरिक्त, निर्यात का तो मतलब जानते हैं लेकिन इसमें अतिरिक्त है, तो अतिरिक्त का मतलब अभी तक मतलब सही तरह से नहीं जान पाए, तो इसका आंसर भी बाद में दे देंगे। अगला प्रश्न 24 नंबर यानी 24 नंबर है कि औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी। ऑप्शन ए है 7%, ऑप्शन बी है 16%, ऑप्शन सी है 16% से कम, ऑप्शन डी है 16% से अधिक। तो इसमें बोला है कि औपनिवेशिक काल में भारत में साक्षरता दर कितनी थी। तो देखिए 1872 में जब थी तो 3.2% इसमें थी साक्षरता दर, और जब 1941 आ गया तो यानी 16.1%, यानी 16% से ज़्यादा हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16% से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी। ऑप्शन ए है मुंबई एवं पुणे, ऑप्शन बी है मुंबई और सूरत, ऑप्शन सी है दिल्ली और जयपुर, ऑप्शन डी है मुंबई और थाने। तो भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी, मुंबई एवं पुणे के बीच चली थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार है। ऑप्शन ए है निजी लाभ, ऑप्शन बी है जनकल्याण, ऑप्शन सी है निजी लाभ और जनकल्याण दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी मतलब अपना अर्थव्यवस्था बनाएगा, यानी इसमें वो सोचेगा कि हम खुद का लाभ हो, यानी निजी लाभ के बारे में सोचता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है, निजी लाभ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 27 नंबर है इसमें कि 1950 से 1991 के बीच औद्योगिक क्षेत्रकों की समृद्धि दर कितनी थी। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए 6% वार्षिक, ऑप्शन बी है 8% वार्षिक, ऑप्शन सी है 5% वार्षिक, ऑप्शन डी है 10% वार्षिक। तो 1950 से 51 के बीच औद्योगिक क्षेत्र में समृद्धि दर कितनी थी। देखिए इस प्रश्न को हम 1950 से 1965 के बीच, इसमें पहले मतलब 8% वार्षिक थी, उसके बाद का आंकड़ा नहीं, किताब में हम देखे थे कि इस आंकड़ा दिया नहीं है, तो 1950 से 65 के बीच दिया हुआ था, यानी 8% वार्षिक ही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें 28 नंबर है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उस वस्तु का उत्पादन होता है। 4 ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। ऑप्शन ए बाजार में जिस वस्तु की मांग होती है, ऑप्शन बी जिसके उत्पादन में लाभ होता है, ऑप्शन सी है विदेश में जिसकी मांग हो, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है कि हमारा अधिक से अधिक लाभ हो, बाजार में जिस वस्तु की मांग हो उसी वस्तु का हम उत्पादन करेंगे, विदेश में जिस वस्तु की मांग हो उसी वस्तु का हम उत्पादन करेंगे। तो इसमें यानी तीनों ऑप्शन सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमेरिका,
ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। तो भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई थी? सोवियत संघ से लिया गया था। सोवियत संघ रूस को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 30 नंबर है कि परिप्रेक्षात्मक योजना में लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। इस प्रश्न को भी अभी तक हमें समझ में नहीं आया, तो इसका प्रश्न हम बाद में देंगे। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए 1 वर्षीय, ऑप्शन बी है 10 वर्षीय, ऑप्शन सी है 5 वर्षीय और ऑप्शन डी है 7 वर्षीय। तो स्वतंत्रता का पश्चात भारत में किसकी योजना शुरू हुई थी? 5 वर्षीय योजना की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें 32 नंबर है कि जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है इसमें। ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग और ऑप्शन सी है पर्यटन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जीडीपी में मतलब किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र में जितना उत्पादन होता है उसके मूल्यों को, द्वितीय क्षेत्र में जितना होता है उसके मूल्यों को, तृतीय क्षेत्र में तीनों मूल्यों को जोड़कर जितना उत्पादन होता है उसको मतलब जीडीपी में गणना की जाती है। तो देखिए इसमें कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, पर्यटन भी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, यानी सभी को इसमें शामिल किया जाता है, यानी इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 33 नंबर इसमें है कि भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण का काल माना जाता है। देखिए भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण, तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 के बीच इसको हरित क्रांति कहा जाता है। और हरित क्रांति के दूसरे चरण किसे कहा जाता है? सदाबहार क्रांति को। लेकिन सदाबहार क्रांति का अभी तक हमें इसका अवधि नहीं पता चला है, तो इसीलिए इसका क्वेश्चन भी अभी छोड़ देते हैं इसमें। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 4 ऑप्शन इसको मिलता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो औद्योगिक नीति में 1956 के प्रस्ताव में कितने औद्योगिक नीति को मतलब विभाजित किया गया था इसमें? तो 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 35 नंबर है कि विदेशी ऋण क्या है? तो विदेशी ऋण विदेशों से लिया गया ऋण को बोला जाता है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन भी हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न 36 नंबर है कि 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितने राशि ऋण में मिली थी? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए 7 बिलियन रुपये, ऑप्शन बी है 7 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 7 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है 70 बिलियन डॉलर। तो 1980 के दशक के अंतर में मतलब IMF से भारत ने कितनी रुपये मतलब उधार ली थी? तो देखिए मतलब करंट अफेयर से मतलब फैक्ट है, तो इसको अभी तक इसका आंसर नहीं पता चला, तो जैसे ही पता चलेगा हम वीडियो बना देंगे, जैसे अभी बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर इसमें। नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योग के लाइसेंस को अनिवार्यता को जारी रखा गया है? इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो 1991 में कितने उद्योग की लाइसेंस को जारी रखा गया था? 8 उद्योगों की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है 38 नंबर कि HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए वस्त्र निर्माता कंपनी, ऑप्शन बी स्टील कंपनी, ऑप्शन सी है भेषज कंपनी और ऑप्शन डी है IT कंपनी। तो HCL कंपनी टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? IT कंपनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 39 नंबर है कि कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन भी 4 ऑप्शन आपको मिलता है, तो इसका आंसर भी अभी तक सटीक नहीं प्राप्त हुई, इसलिए इसको बाद में देखेंगे। और 40 नंबर है कि भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्र है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आज हम लोग का सेट 2 खत्म हो गया, तो जैसे ही हम लोग का सेट 1 और सेट 2 का कुछ क्वेश्चन बाकी है, जैसे उसको उत्तर मिल जाएगा एक साथ में वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, सेट 1 और सेट 2 दोनों का।